अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कराची, वो शहर जो सबको पालता है, आज खुद यतीम दिखाई दे रहा है। एमी जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा के खंडरात सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढेर नहीं है, ये रियासत के मुंह पर वो तमाचा है जिसकी गूंज अब ऐवानों तक पहुंच चुकी है। 67 लाशें। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं है, ये 67 घरों के चिराग हैं जो करप्शन, नाअहली और मुजरिमाना गफलत की नजर हो गए। कहीं मासूम बच्चों की शरारत का बहाना बनाकर हकीकत से नजरें चुराई जा रही हैं, तो कहीं इंश्योरेंस क्लेम्स की साजिशी थ्योरीज के साए गहरे हो रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो यह है कि जिस शहर की रगों से मुल्क की मईशत दौड़ती है, उसके पास अपने शहरियों को आग से बचाने का एक ढंग निजाम तक नहीं। और अब इस राख पर सियासत की चिंगारियां सुलगने लगी हैं। कोई कहता है कराची को विफाक के हवाले कर दो, कोई उसे आइन पर हमला करार दे रहा है। क्या कराची सिर्फ एक माले गनीमत है जिसे बांटने की फिक्र तो सबको है, मगर संवारने की जिम्मेदारी किसी की नहीं? क्या गुल प्लाजा का सान्या महज एक हादसा था या एक सोची समझी मुआशी दहशत गर्दी है? क्या कराची को विफाक के हवाले करना मसाइल का हल है या एक नई सियासी जंग का पेशखेमा? आज पर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराता चलूं। कराची स्टूडियो में अशरफ जब्बार कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि सरबराह हैं कराची बहाली तहरीक के। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब आपका। उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है इक़्तिदार अनवर, जो कि चीफ रिपोर्टर हैं आज न्यूज़ के। इक़्तिदार आपका भी बहुत शुक्रिया। और फ़हीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमेशा इस तरह के जो मसाइल हैं उस पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले इक़्तिदार, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज ऑफ नाउ कहाँ तक ये मामला पहुँचा है? लेटेस्ट हालात क्या हैं इस वक्त? आप सुबह से शाम तक, शाम से रात तक 24 घंटे आपकी टीम वहाँ पर मौजूद होती है। क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त? इमरान भाई बहुत शुक्रिया। सूरत हाल तो आपको पता है कि पिछले हफ्ते की रात को 10:25 पर लगने वाली आग जो है वो दावा किया जा रहा है कि बुझ गई है, लेकिन बुझी नहीं है। मैं यहाँ बहुत ही इंतहाई तकलीफ़ से ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्टिंग से लाइफ में ये पहला वाक़या है जिसमें 6 लाशों के अलावा बाकी सब इंसान जो हैं वो बाकियात की सूरत में है। मैं तो बता भी नहीं पा रहा। जब लोग हमसे पूछते हैं कि लाश मिली तो मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो लाश नहीं है, वो खोपड़ियाँ हैं, वो हड्डियाँ हैं। वो बहुत तकलीफ़ दे अमल है जो किसी भी चीज़ के लिए होता है। वज़ीर साहब ने भी तस्दीक कर दी है कि 67 जो बाकियात हैं इंसानों की, वो सिविल अस्पताल कराची में पहुँच चुकी हैं। हुकूमत का तो हाल ये था कि उसे अब तक यही नहीं पता कि कितने लोग मिसिंग हैं। पहले 65 का दावा था, फिर 70, फिर 73, फिर 78 और अब 88 तक बात पहुंच गई है। डीएनए के नमूने 55 जो हैं वो दिए जा चुके हैं और लोगों को ये आसरा दिया जा रहा है कि आज नहीं तो कल जो है वो ज़रूर आपके प्यारे की बाकियात आपके हवाले कर दी जाएंगी। मलबे से ताहाल बाकियात मिल रही हैं और आज चीफ जो हैं 1112 के, उनका कहना है कि ग्राउंड फ्लोर पर अभी जो मलबा बाकी है और उसे जब हटाया जाएगा तो उनका ख्याल है कि 20 से 22 इंसानों की बाकियात शायद वहाँ भी हैं। बाकियात मिलेंगी या सुरमा, मैं बहुत तकलीफ़ में बता नहीं सकता, क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे हमारे नाज़रीन, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि माओं ने अपने बेटों को कहा कि बेटा कलमा पढ़ ले। तो ये सूरत हाल है। बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है, बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है। जब्बार कुरैशी साहब, ये 67 लाशें गिरने के बाद भी अब भी क्या हम इसे महज एक हादसा कहेंगे या वाकई ये कत्ल अमद है और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और फायर ब्रिगेड जो है वो इसकी ज़िम्मेदार समझी जाए इस तरह की गफलत की? क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। देखिए, मैं मुस्तकिल पिछले कुछ सालों से ये समझ लें कि कराची को जो मामला चल रहे हैं उसको बहुत फोकस किया हो तो सारी ज़िंदगी से है, लेकिन कुछ तेज़ी जो है बीच में इन मेयर साहब के बनने के बाद से आई हुई है। इनको मैं लास्ट ईयर जब लास्ट उस मंथ में गटर में बच्चा गया था इब्राहिम, तो उसके लिए भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इनके ऑफिस के बाहर में खड़े होकर। उस दिन भी इन लोगों ने ये हाल किया था कि जब मैं उनके पास गया, उनके लवाइकिन के पास, तो उनके दादा ने मुझे ये कहा कि जब हमने चंदा जमा करके और वो एक्सीवेटर हमने लगाया तो उसको भी आके उन लोगों ने मना कर दिया कि तुम सरकारी काम में मुदाखलत कर रहे हो, और सरकार वहाँ कहीं थी नहीं। तो उसकी FIR करने के लिए वो ड्राइवर भी भाग गया था जो बच्चे को निकालने गया था।
उस दिन मैंने कहा था कि इनकी FIR कटनी चाहिए, ये कत्ल आमद है। मैंने इनके बाहर बैठ के कहा था इनको इस्तीफा देना चाहिए इन मेयर साहब को, जो बाबा कराची बने फिरते हैं। और ये फ़हीम भाई के एक प्रोग्राम के अंदर भी मैंने कहा था, उसके बाद इन्होंने बड़ा बदला लिया मुझसे वो बात के ऊपर और बड़ा कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन मैं बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा था। अगर ये उस वक्त हुकूमत सिंध इस बात को चेक कर लेती, थोड़ा से होश में आ जाती बच्चों के गटर में मरने के वाक़यात को, तो आज ये इतना बड़ा वाक़या नहीं होता। यहाँ पर ये जो आग लगी है, इसकी आग के तो बहुत सारे अवामिल हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर ये कमिश्नर कराची से हटाकर और जुडिशनल कमीशन के बाद या चीफ जस्टिस की निगरानी में ये कमीशन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फैक्ट आएंगे। आपको पता है इस शहर के अंदर जो वहाँ का जो यूनियन के सदर हैं, उनका जो पहला दिन का स्टेटमेंट था वो बड़ा गौर तलब स्टेटमेंट है। वो फरमाते हैं कि एक नीचे कागज़ों की उसमें मसनूई फूलों की दुकान में आग लगी, फिर उसके बाद हमने बुझाने की कोशिश की तो वो फैल गई। उसी सेकंड बात में वो ये कहते हैं कि जब हम ऊपर गए तो ऊपर भी दुकान में आग फैली हुई थी, उसके ऊपर गए तो वहाँ भी आग फैली हुई थी, और दरवाजे इन्होंने बंद किए हुए थे। लाइट इन्होंने 5 मिनट बंद कर दी इसकी, यहाँ से फ़ौरन सबसे पहले लाइट बंद हो गई। धुआं वहाँ पे फैल रहा था और दरवाजे जो 28 दरवाजे, ये बोलते हैं कि 28 दरवाजे थे, सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे। तो इन्होंने सबसे पहले वो दरवाजे क्यों नहीं खुलवाए? फिर फायर ब्रिगेड आती है तो वहाँ पर आके फायर ब्रिगेड जब पहुँचती है तो पता लगता है उसमें पानी नहीं है। अच्छा, ये निकम्मापन और ये नायली जो है ये सिंध गवर्नमेंट की नहीं है तो और किसकी होगी? दूसरी बात है, इस शहर के अंदर 5000 टैंकर से ज़ायद टैंकर दंदनाते फिरते हैं इस शहर के अंदर, जो बच्चों को कुचलते हैं हर रोज़, शहर के लोगों का माल लूटते हैं। वो उस वक्त लोगों को बचाने के लिए वो टैंकर भी अवेलेबल नहीं थे। आप ये देखिए कि वो टैंकर, अगर पानी के वो टैंकर आ जाते, जब मैं एक दिन के बाद जब वहाँ गया और मैं वहाँ पे एक प्रोग्राम बात कर रहा था, तो मैंने कैमरामैन को दिखाया, मैं 1 मिनट दूंगा आपका, मैंने कैमरामैन को दिखाया कि जो वहाँ ब्लॉक इन्होंने लगाए थे, जो ब्लॉक लगाए थे ग्रीन लाइन के लिए, उस ग्रीन लाइन के ब्लॉकों को इन्होंने नहीं हटाया था वहाँ से। लेकिन ये उस दिन हटा रहे थे जिस दिन जो है ये कह रहे थे कि आग बुझ गई है, और उस दिन जो है ये कह रहे थे वहाँ पे पानी के 2 बाउजर खड़े हुए थे जो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, और इस वक्त तक जो है ना ये सिर्फ मलबा हटाने की फिक्र में थे कि इसको प्लॉट बना दें, किसी तरीके से। तो वो जल्दी किस चीज की है इसकी बात की तहकीकात। ठीक है, बहुत सारे सवाल ये निशान हैं। फ़हीम सिद्दीकी, आप भी डे 1 से इस मामले को देख रहे हैं। रिपोर्ट जो इस वक्त कही जा रही है और कुछ ये कहा जा रहा है कि बच्चों की शरारत थी, उन्होंने वहां पे लाइटर या माचिस जो है वो जलाई और वो कागज़ के फूल जले, उसके बाद उन फूलों को बचाने की कोशिश की गई आग को, तो वो और ज़्यादा फैली। ये क्या तस्लीम किया जा सकता है? आप तस्लीम करते हैं इस बात को? बकवास से ज्यादा कुछ भी नहीं है ये बात, और मैं इसके ऊपर इसलिए वो हूँ इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये मुझे इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश है। और मेरे जुमले को थोड़ा सा ब्राइट वे में लीजिएगा तो मैं ये कहूंगा कि वजीर आला सिंध को बचाने की कोशिश है। देखिए, पहली बात क्या आई थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी ना। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मतलब यह है कि वहां पे इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट होने के बावजूद उस बिल्डिंग में वहां पे इलेक्ट्रिक सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। इलेक्ट्रिक सेफ्टी का सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर देता है। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर मातहत होता है तवानाई की वजारत का, और तवानाई की वजारत का कलमदान है जनाब वजीर आला सिंध साहब के पास। अगली बात पे आ जाते हैं। फायर सेफ्टी के हवाले से जो इंतजामात को यकीनी बनाने का जिम्मेदार है, जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देता है, वो सिविल डिफेंस का इदारा देता है। सिविल डिफेंस का कंट्रोलर 1987 के फायर एक्ट के तहत जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है। डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होता है कि वो अपने जिले में हर तरह की, हर इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजामात को न सिर्फ यकीनी बनाए, बल्कि वहां पे आग की लग जाने की सूरत में जो तरबियत दी जानी जरूरी है कि कैसे बचाव किया जा सकता है, उसकी निगरानी का भी जिम्मेदार होता है। डिप्टी कमिश्नर का मातहत होता है, और कमिश्नर जो है वो वजीर आला सिंध के बराह रास्त मातहत होता है, उन्हें जवाबदेह होता है। तो वजीर आला सिंध को बचाने की कोशिश है। 2 और वजारतें भी हैं जो सारे मामले में आती हैं। जो SBCA जिम्मेदार है, ये जो हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 2002 है, उस SBCA को जिम्मेदारियां देखनी है फायर के हवाले से। उसका चैप्टर 13, चैप्टर 14 अगर आप पढ़ लें तो वहां पर जो एग्जिट के रास्ते हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल होना है बिल्डिंग की तामीरात के दौरान के, वहां पर दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें ऐसी हों कि कम से कम 1 घंटे तक वो आग को वहां पर महदूद कर सकें, क्योंकि आग सिर्फ 3 मिनट में फैलती है। और दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन फायर ब्रिगेड सिस्टम भी ना 3 मिनट में मौके पे नहीं पहुंच सकता। तो SBCA की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि तामीरात में मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। फिर स्प्रिंकल सिस्टम होना कि आग लगते ही फुहारे की सूरत में पानी गिरने लगे, इसको चेक करना SBCA का काम है। फायर होज व्हील होनी चाहिए, इसको चेक करना
एसबीसीए का काम है, और भी कई चीजें हैं चैप्टर 13 और 14 में। एसबीसीए किसके मातहत है? नासिर हुसैन शाह साहब के। आगे आ जाइए, सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट है 1937 का, उसके तहत जो है वो लेबर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है कि ऐसी इमारत या ऐसी जगह जहां पर पब्लिक मौजूद हो, वहां पर आग के खतरात ना हो, यानी वो होने ही नहीं चाहिए, उसको यकीनी बनाना जो है वो लेबर डिपार्टमेंट का जिम्मेदार है उसका। उसकी वजारत किसके पास है? सईद गनी साहब के पास है। तो भाई पूरी की पूरी सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है यार। किससे सवाल करूं मैं? किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर में पहने हुए दस्ताने। तो जनाब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खौफनाक है। और ये जो आपको इस वक्त इकदाम नजर आ रहे हैं ना, हम इतने करोड़ दे देंगे, हमने दुकानें देख ली हैं, हम इतने दिन तक जो है वो देंगे, 5 लाख रुपए फौरी तौर पर देंगे, ये सब सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हैं। अरे भाई इस्तीफा दो, खुदा के लिए घर जाओ यार। जिंदगी अजाब हो गई है शहर के लोगों की। 17 साल हो गए आपको इस शहर में हुकूमत करते हुए, इस सूबे में हुकूमत करते हुए, और जब बात हो तो आप कहते हैं कि जमात इस्लामी ने अपने दौर में ये किया, फिर एमकेएम ने अपने दौर में ये किया। आप 17 साल से उन तक की हुई खराबियों को क्यों नहीं दूर कर पाए आप? फिर फायर ब्रिगेड की जल्दी से बात कर लूं ताकि आपका टाइम कम से कम लूं मैं। इस शहर में अगर हम ये बात करें कि जो इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड है, जो फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, जो अमेरिका का इदारा है जो स्टैंडर्ड तय करता है, उसके मुताबिक, और यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स हैं उनके तहत भी, हर 25,000 से, शहरों की बात कर रहा हूं, 25,000 से 50,000 की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। मैं नहीं कहता जरदारी साहब इस शहर की आबादी को 3 करोड़ कह चुके हैं, मैं कहता हूं सेंसस की बात कर लें जनाब। 2.25 करोड़ आबादी का शहर है, 25,000 से 900 फायर स्टेशन बनते हैं, 50,000 से जो है वो 550 फायर स्टेशन बनते हैं इस शहर में। इस शहर में सिर्फ और सिर्फ 12 फायर स्टेशन है जिन्हें आप फुल फ्लैश फायर स्टेशन कह सकते हैं, जहां पर पानी जो है वो स्टोर भी किया जा सकता हो, जहां वर्कशॉप भी हो, जहां पर फायर ब्रिगेड जो है कामला जो है वो रह भी सके, ठहर भी सके। नहीं तो हम ऐसे में फहीम हम फायर सेफ्टी ऑडिट, वो तो बहुत दूर की बात है, पहले वो सिस्टम तो हो। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। इस शहर में आपको पता है आखिरी फायर स्टेशन कब बना था? 17 साल से तो ये है ना। इससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब का भी दौर था, मुस्तफा कमाल साहब का भी दौर था, वसीम अख्तर साहब का भी दौर था। इस शहर में आखिरी फायर स्टेशन 1987 में मंजूर कॉलोनी का बना था। डॉक्टर फारूक सत्तार थे उस वक्त मेयर कराची। क्या कर लिया उसके बाद से आपने 40 सालों में यार? इस शहर के साथ ये सुलूक हो रहा है। इस शहर में फायर फाइटर्स जो हैं, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो 15,000 होने चाहिए। सिर्फ 200 फायर स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी मैं 450 से 200 फायर स्टेशन के ऊपर आ गया हूं। तो इस वक्त कराची में कितने? 930 थे। गुल प्लाजा में एक और चला गया, 929 रह गए। यार क्या है शहर के साथ यार? बिल्कुल आप पूरा नाज़रीन, इस वक्त पैनल हमारे साथ मौजूद है और गुल प्लाजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वहां पर भी हम जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। रुख करेंगे गुल प्लाजा का, जो माजी का गुल प्लाजा जो कि इस वक्त तबाह हाल है। वहाँ पर हमारे रिपोर्टर साकिब आलम मौजूद हैं जिनसे इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है ये जानना चाहेंगे। साकिब बताइएगा, इस वक्त किस तरह की सरगर्मियाँ वहाँ पर देखी जा रही हैं? इब्तिदाई तहकीकात जो हैं वो किस हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं? क्या चीज़ें सामने आई? और सबसे बढ़कर जो लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन जो है यकीनन इस वक्त वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, बताइएगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इस वक्त अगर गुल प्लाजा की इमारत के हवाले से बात कर ली जाए तो यहाँ से मलबा उठाने का काम मुसलसल जारी है। कुछ ब्रेक आता है, जो लेबर यहाँ पे मौजूद है वो कुछ रेस्ट करती है और उसके बाद ये मामला जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। 80% तक जो गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत है उसके अंदर सर्चिंग मुकम्मल हो गई है। 20% अगर इलाके की बात की जाए जिसमें बेसमेंट का कुछ हिस्सा शामिल है और कुछ वो हिस्सा जो कि रंपा प्लाजा के साथ मौजूद है, वहाँ पर अब तक जो सर्च ऑपरेशन है वो नहीं हो सका है। तो उसके हवाले से भी जो है वो स्पेस बनाया जा रहा है एंट्रेंस के लिए कि जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो सर्च टीम है वो अंदर पहुँच सके और पहुँचने के बाद उसको स्वीपिंग कर सके, वहाँ पर मुकम्मल तरीके से चेकिंग कर सके। दूसरी जानिब मलबा उठाने का काम भी मुसलसल जारी है। इसी तरह से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से यहाँ पर एक कैंप लगाया
गया है, जिसमें जो मुतासरा दुकानदार हैं उनके कवाइफ जमा करने के लिए एक फॉर्म जो है वो जारी किया जा रहा है, जिसमें उनकी किस चीज़ की दुकान थी, कब से वो यहाँ पर कारोबार कर रहे थे, कितना उसके अंदर स्टॉक मौजूद था। इस हवाले से एक मुकम्मल जामे फॉर्म तैयार किया गया है, वो दुकानदारों को और दुकान मालिकों को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि दुकानदारों का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सके। इसी तरह से माजी में भी हमने देखा था कि कराची चैम्बर की जानिब से उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कराची चैम्बर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन इस वक्त जो वहां पर मौजूद हैं उनका क्या, क्योंकि वो एहतजाज भी कर रहे थे, इसके ऊपर जरा बताइएगा साकिब। देखें, जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ामिया उनसे रब्ता भी कर रही है। DNA सैंपल कलेक्शन के लिए जो लोग यहाँ पर अपने प्यारों को ढूंढते हुए पहुँचे थे उनको सिविल अस्पताल भी रवाना किया गया है। अब तक 22 ऐसे अफराद हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है, जिसमें बेशतर की शनाख्त जो है वो DNA के ज़रिए की गई और कुछ ऐसी शनाख्त भी थी जैसे लॉकेट से शनाख्त की गई जो कि जिस्म के ऊपर आग लगने के बाद चिपका रह गया, किसी की जेब से डॉक्यूमेंट्स मिले उससे शनाख्त हुई, कुछ शनाख्त जो है वो हाथों में घड़ी और अंगूठियों की मदद से भी की गई। तो ये सिलसिला भी जारी है। 71 अफराद की अमवात की तस्दीक जो है वो अब तक हो चुकी है और जो फहरिस्त तैयार की गई थी मिसिंग पर्सन की तो वो तकरीबन 88 अफराद की लिस्ट थी। तो इस वक्त मज़ीद 17 अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। जो 71 की काउंटिंग में आपको बता रहा हूँ उसमें ये है कि जो DNA कलेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से जो बाक़ियात इंसानी बरामद हो रही हैं उनको जो DNA कलेक्ट उनका किया जा रहा है, तो 71 मुख्तलिफ DNAs जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसी शनाख्त भी थी जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए की गई हैं, लेकिन फिर भी जिनके चेहरे सलामत नहीं थे उनकी जो बॉडीज़ हैं वो DNA क्रॉस मैच के बाद ही वर्सा के हवाले की जा रही हैं। तो आज भी जो है वो 3 मैयतें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साकिब आलम जो कि हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जी। इक़्तिदार कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो इनके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। एक चलता फिरता प्लाजा और ज़ाहिर है कि जिस अतराफ़ में था उसके बड़ी बड़ी हाई राइज, मैं कहूँगा कि वहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर्स वहाँ पर मौजूद हैं, हाई राइज ना भी सही लेकिन इससे तो कदावरी है। क्यों ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या कहा जा रहा है इस वक्त? देखिए, बहुत सारी हुकूमती मामलात ने ना इसमें शक व शुबात पैदा किए हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें वो जो कमेटी के जो एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं उनके हवाले से जो है कि जब उन्होंने पहला फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, दूसरा फ़ोन किया के इलेक्ट्रिक को, लाइट बंद करा दी। अगर जो हमारे नाज़रीन पाकिस्तान भर के वो नाज़रीन ये वो क्लेम कर रहे हैं कि फौरी तौर पे बार बार क्लेम कर रहे हैं जनाब मैंने फ़ोन किया और 5 मिनट में लाइट बंद हो गई। अरे भाई क्या बोलूँ आपको, आपने लाइट बंद कराई, आपने प्लाजा को ना कब्र में तब्दील कर दिया। अगर कोई बंदा पहली बार उस प्लाजा में गया है तो वो किसी से पूछे बगैर बाहर नहीं निकल सकता था। अच्छा, फिर रिकॉर्ड पे फ़हीम भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनका भी ट्वीट है, इनका भी है कि जनाब यही बंदा RJ मॉल में था और इस RJ मॉल में जो ना जनाब आग लग गई थी। अब देखिए आसपास जो प्लाजा है वहाँ पे नए नए प्लाजा खड़े हुए, कहते हैं ये बंदा बिल्डर भी है, इसका अपना प्लाजा भी है। तो आसपास के प्लाजाओं को आबाद करने के लिए आज जो बात CM ने की है, यार एक प्लाजा में 500 दुकानें दे देंगे, दूसरे प्लाजा में 350 दुकानें दे देंगे। यार ये बात तो पहले दिन से लोग कह रहे हैं कि आपने गुल प्लाजा को खाली करवाना था, खाली करवाने की ये साजिश हुई है। फिर आप कहते हैं जनाब 1021 दुकानें थी, 1200 हो गई, पता नहीं चली। अच्छा, अभी भी जो ऐलान हुआ है या जो यूनियन है वो कह रहे हैं जनाब 1200 लोगों को हम 5 लाख रुपए देंगे। अबे भाई 500 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने दुकान किराए पे दी हुई थी, तो उनके किराएदारों का क्या होगा? फिर बात यह है कि अशरफ भाई भी बैठे हुए, फ़हीम भाई भी बैठे हुए, बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है गुल प्लाजा, बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर। उसका पड़ोसी रिम्पा प्लाजा पहले ही मुतनाज़ा था, वहाँ पे आबादी नहीं थी। इस गुल प्लाजा में पूरे पाकिस्तान की शादी ब्याह का काम, फलाना फलाना ढिमका हर चीज़ हो रही थी, लेकिन ये था पुराना उस्ताद। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थी, एक दुकान में 4 काउंटर लगे हुए थे। अब ये दावा तो किया जा रहा है कि हम इसको बढ़ने नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे, लेकिन लोग तो सवाल करते ना कि आसपास की सारी बिल्डिंगें नई थी और यही पुराना था। तो हर बंदा सवाल कर रहा है यार आपने लाइट तो बंद करवा दी, आपने गेट नहीं खुलवाए, आपको पता ही था कि चौकीदार आपको सारे कहाँ चले गए, पार्किंग नीचे थी आपने छत पे करवा दी। तो यार बहुत सारे मामला ऐसे हैं। अभी भी जब से ऐलान हुआ है ना तो 5 लाख रुपए की जंग शुरू हो गई है कि आप जमा करो और 5 लाख रुपए लो।
जब्बार साहब, ये जो चीजें बन रही हैं, यकीनन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनमें कुछ दमखम है, ऐसी बातें नहीं हो रही है ये सारी कि महज एक हादसा था, हादसा हो गया। नहीं देखें, इसको जो है इसमें कॉन्स्पिरेंसी तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि वजह यह है कि इसको बचाने की कोशिश नहीं की गई। जो मैंने पहले भी कहा ना कि पानी अगर आपके पास मौजूद था, टैंकर मौजूद थे, तो आप आग बुझा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये कोशिश की गई एक तो कि इसको आग को बुझाया ना जाए जब तक ये बिल्डिंग गिर ना जाए, उसको मुमकिन बनाया गया। और आखिर में जब वो सुलग रही थी तो भी इसको नहीं हुआ, उसको इन्होंने नहीं किया। आपको बताऊं कि ये जगह जो है ये तकरीबन 8000 से ज़्यादा है, 8000 स्क्वायर फीट से स्क्वायर गज से ज़्यादा जगह है ये। और ये तकरीबन जो है अगर मैं बहुत ही कम आइडिया लगाऊं तो 1 खरब से ऊपर का प्रोजेक्ट ये बनने जाता है, जिसके अंदर 75 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और दूसरी बात यह है इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जो खास बात इसके अंदर यह है कि ये प्लाजा पूरी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है, और इसकी रॉयल्टी बहुत बड़ी है गुल प्लाजा के नाम से। इस जगह पे इन्होंने इस गुल प्लाजा को मुख्तलिफ मार्केटों में जो शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, इससे बात से बिल्कुल सही है इकरार की बात, इक़्तिदार की बात, कि ये इसको तकवीत मिलती है कि ये उन प्लाजाओं को जो कि बंद हैं, जिनके अंदर कारोबार नहीं है, उनको वहां शिफ्ट करके उनको चलाना चाहते हैं। 1 करोड़ रुपए वो वज़ीर आला ने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपए कर्जा देंगे। कौन सा बैंक कर्जा देगा, पहले तो यही पता होना चाहिए। किस बुनियाद पे देगा, ये पता होना चाहिए। वहां पे कितने मालकान थे जिनकी दुकानें हैं मौजूद, और कितने किराएदार थे। वहां पे तो एक दुकान में 4-4 काउंटर किराए पे बने हुए हैं। जिस दुकान में आग लगी है ये कहता है कि वो मसनूई फूलों की दुकान थी, और हमारे पास जो है वो आलात बुझाने के जो सिलेंडर थे वो 240-200 पता नहीं कितने बताए पहले दिन इसने। मुझे नहीं पता कि आप लोग अगर रिपोर्टर वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे मालूम करें वो कितने सिलेंडर बरामद हुए हैं वहां से। और ये दरवाजे सबसे पहले नहीं, मलबे से कोई सिलेंडर नहीं निकला भाई, मलबे से कोई सिलेंडर नहीं ये तो कह रहे हैं, आप उसका इंटरव्यू निकाल के देखिए। भाई से भी पूछ लें, मैं आ जाता हूं, जरा भाई की तरफ आ जाता हूं। आग बुझाने की कोई चीज नहीं निकली मलबे से, सामने ही है ना, फिर तो उसका मतलब झूठ फहीम है। भाई हमारे उस्ताद हैं, सीनियर हैं, इनसे पूछें आग बुझाने की कोई चीज नहीं मिली मलबे से। जी फहीम साहब, योर ऑब्जर्वेशन, किस तरह से देखा जा रहा है? आरजे मॉल, वहां आतिशज़दगी हुई, यहां पर आतिशज़दगी हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब जो इस एसोसिएशन के सदर थे वो वहाँ पे भी एसोसिएशन के अंदर मौजूद थे। सवालिया निशान बहुत सारे हैं। और फिर दूसरा, जो अरीब करीब की इमारती हैं, तजारती मराकिज़ हैं, वो इतना नहीं चल रहे थे जितना गुल प्लाजा एक ब्रांड नेम है पूरी दुनिया में। आप किस तरह से देख रहे हैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को? देखिए, ये मेरी ही पोस्ट थी जो मैंने की थी कि गुल प्लाजा के मालिकान और आरजे मॉल के मालिकान जो हैं वो एक ही हैं, बल्कि अब तो एक ही मालिक रह गए। 2 भाई थे, मेमन ब्रदर्स थे, और अब उनमें से एक का इंतकाल हो चुका है। और जब 2023 में आरजे मॉल में आग लगी थी तो यही तनवीर पास्ता जो है वहां पर आरजे मॉल में जो है वो यूनियन के मामला और बिल्डिंग के इंतजामिया के मामला देखा करते थे। और ये वही बिल्डिंग है, मैं आपके चैनल पर बैठ के नाम नहीं ले सकूंगा उस चैनल का, लेकिन एक चैनल के मालिक ने उसी आरजे मॉल के 2 फ्लोर जो हैं वो अपने गेम शो के लिए लिए हुए थे। आरजे मॉल में जब आग लगी और उसके बाद जो है उनके ऊपर ये हुआ कि उन्होंने वो बेच दिया। जब वो बेच दिया तो जब नए मालिकान से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी हमने खरीद लिया और हमारे मामला जो कानूनी थे वो भी सेटल हो गए। तो जब ये वाकया हुआ तो मेरे जहन में आरजे मॉल आया, क्योंकि मैं जानता था इस बात को कि दोनों का मालिक एक ही है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल एक है कि क्या वाकई दोनों के पीछे जो है कोई ऐसी साजिश है कि आरजे मॉल भी उसके मालिक को बेचना पड़ा, गुल प्लाजा जो है वो भी जल गया, उसका प्लॉट बनने जा रहा है। तनवीर पास्ता यकीनन उनके ऊपर शक व शुबात हैं, क्योंकि वो आरजे बिल्डर्स की अगर आप उस पर जाएं, प्रोफाइल पे जाएं, तो वहां पर वो आज भी उसके डायरेक्टर के तौर पर जो है उनकी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। और फिर गुल प्लाजा की ही लाइन में जो आगे प्लॉट है रंपे प्लाजा के बाद जो बन रहा है इस वक्त, वो भी तो तनवीर पास्ता ही बना रहे हैं, आरजे बिल्डर ही बना रहे हैं। खैर इसको छोड़े, अब असल बात के ऊपर आते हैं। देखें, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूं कि इस शहर में आइंदा होने वाले अगर ऐसे हादसा से आपको बचना है तो जो चीज करने की है ना वो बहुत जरूरी है कि फायर सेफ्टी ऑडिट जो है ना वो आप यकीनी बनाएं। उस तरह नहीं जिस तरह से आरजे मॉल के बाद जो है आपने शहर में सर्वे कराया 66 इमारतों का और फिर वो रिपोर्ट आप दबा के बैठ गए, अब जाके आप कहते हैं कि वो वजीर आला के पास गई है। खुदा के लिए रहम कीजिए, अगर उस रोज अगर ये जो इक़्तिदार बात कर रहे थे कि जब आपने लाइट बंद कर दी, लाइट कटवा दी आपने, तो लाइट कटवाने के बाद वो नीचे जो है पूरा वो कब्रिस्तान बन गया। देखें, फायर सेफ्टी ऑडिट में ये बात मौजूद है कि लाइट कटनी है, लेकिन लाइट कटने के साथ ही बिल्डिंग के अंदर जो इमरजेंसी लाइट्स हैं और जो एग्जिट के रोशन निशानात हैं इनका होना बहुत जरूरी है, और उनका बैकअप बैटरी जो है वो 2 घंटे होना जरूरी है ताकि लोग जो है वहां से निकल सकें।
इसमें बाकायदा वार्डन सर्विस होती है। वार्डन सर्विस की तरबियत देना जो है वो सिविल डिफेंस का काम है। इसमें एक अलार्मिंग मेंबर होता है जिसका पहला ही काम, और उसको कोई और जिम्मेदारी नहीं दी जाती। उसका काम होता है कि वो फायर ब्रिगेड को फोन करेगा, फायर अलार्म चलाएगा। यहाँ तो फायर अलार्म था ही नहीं इसी वजह से फायर ब्रिगेड को कॉल जो है वो एक 16 साल के कॉलेज स्टूडेंट अब्दुल समद ने प्लाजा के बाहर से दी है। प्लाजा के अंदर से कोई कॉल नहीं गई है। फायर ब्रिगेड का रिकॉर्ड चेक कर लेगा, मैं गलत कह रहा हूं तो ये फिर उसके साथ साथ जो है वहां पर और भी कई चीजें बहुत जरूरी हैं, जिनमें से जो है वो एक चीज होती है कि रेस्क्यू पार्टी जो है वो इस बात की जिम्मेदार होती है कि वो इमारत से आखिरी फर्द तक को जो है वो निकालने की जिम्मेदार है। उसके पास टॉर्च होगी, रिफ्लेक्ट जैकेट होगी, उसके पास हेलमेट होगा, उसके पास ऑक्सीजन मास्क होगा, उसके पास जो है मेगाफोन होगा। कितने लोग निकाल सके यार आप इस आग में से? धुआं फैल रहा था ना। धुआं तो खुद जो है वो एक ईंधन होता है। जब आग लगती है तो धुआं जो भी होगा उसके अंदर दो फ्लैश पॉइंट होते हैं, एक फायर पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट जब चिंगारी बनती है तो जहां जहां धुआं मौजूद है वहां खुद ब खुद आग लग जानी है। ये मैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बेसिकली डिफेंड कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि आग अचानक कैसे फैला, केमिकल था, ये खैर एक वो है साइंस है पूरी, कि जहां जब भी धुआं फैलेगा तो धुआं खुद ईंधन बन जाता है, जहां धुआं होगा वहां खुद ब खुद आग लग जाएगी। हमने मुख्तलिफ वाकयात में देखा भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराकर लोगों को मजीद मरने से बचा लीजिए। खुदा के वो लिए अगर बचा हुआ, लीजिए यार। फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ तो लग पता जाएगा कि इस शहर में ऐसी कौन कौन सी बड़ी इमारत हैं, बिल्डिंग हैं, मार्केट्स हैं, रिहायशी जो है वो प्लॉट्स हैं कि जहां जो इस वक्त एक चलता फिरता बॉम्ब है। अगर फायर सेफ्टी ऑडिट हो गया तो ये सब हमें पता चल जाएगा। इख्तिदार ये बताइए, इसके बाद ये जो आवाज़ उठ रही है कि जनाब शहर को विफाक के हवाले किया जाए, विफाक के कंट्रोल में किया जाए, क्या ये इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन होगा? सवाल मैं ये रखूंगा इख्तिदार और हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनके सामने। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पहले ज़रा तनवीर पास्ता साहब को सुन लेते हैं कि वो अब तक की जो सूरत हाल इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं। देखिए, हुकूमती रवैया तो जो पहली रात को जो मैं तकलीफ हुई उसके बाद सेकंड डे से तो सारी चीज़ें जो है सेट थी, मगर जो माँ के बच्चे का तो उसका नेमुल बदल तो कोई नहीं है, ठीक है। मगर जो सेकंड डे से जो वर्किंग सर्विस जो मिल रही है, सारे मुआहदे की जो सारी बातें की हैं उससे तो सेटिस्फाई हैं, मगर उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि जो माँ के बच्चे गए तो हम सोचेंगे यार उसकी हम भरपाई कर सकेंगे किसी माँ की। मगर 0.1% में अगर उनके किसी काम आ सके, जो इन्होंने 1-1 करोड़ रुपये का अनाउंसमेंट किया, कल हो सकता है कि वफाक से भी जो शोधा की फैमिली के लिए अनाउंसमेंट हो जाए, तो वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और अभी 5-5 लाख का भी जो सुना है, अभी जो पता चला है, जो आपके सामने बात इन्होंने कहा, तो उसके ऊपर भी पूरी वर्किंग करनी है कि देखना है आगे क्या लाएमल है, क्या फैसला है, चैम्बर के थ्रू जो बात होगी इंशाल्लाह। जी इख्तिदार, पहले तो मैंने जो सवाल किया था कि एमकेएम ने कहा कि विफाक के हवाले किया जाए कराची को, तो क्या ये अल्टीमेट सोल्यूशन है, अल्टीमेट हल है? फिर दूसरा, तनवीर पास्ता साहब को भी आपने सुना, क्या क्या कह रहे हैं वो? कौन से विफाक के हवाले करना है जिसका कोई नुमाइंदा अभी तक आग पर नहीं आया? वज़ीर आज़म साहब तो मुल्क से बाहर है, मान लिया। वज़ीर दाखिला कहाँ है मोहसिन नकवी साहब? वो आ गए क्या? कोई नहीं आया। मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर आला से मिलकर चले गए। वज़ीर इत्तलात आ जाते, कोई तो आता। ये पहला मौका है कि कोई आया नहीं विफाक से, सिर्फ सिंध हुकूमत ही जा रही है। मेयर साहब 23 घंटे बाद आ गए, वज़ीर साहब 20 घंटे बाद आ गए। विफाक से अभी तक कोई भी नहीं गया भाई स्पॉट के ऊपर। कि जो वो बात कर रहे हैं आपको हजम हो रही है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। वो जिनका काम है तफ्तीश करना वो खुद करेंगे, हम कोई यहाँ पे किसी को बैठ के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। एक बंदा जो जिस चीजों का जिम्मेदार था, अगर उसने कुछ नहीं किया, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके अंदर कि उसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए, क्योंकि यूनियन वालों को मैं कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। वजह यह है कि पहले दिन से कह रहा है कि मेरे पास इतने फायर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट थे, आज तक एक तक बरामद नहीं हुआ। दरवाजे 28 से नहीं खोले, तो इनका चाबियां इनके पास ही क्यों नहीं दी इन्होंने? बहुत सारे एलिगेशन है इसके ऊपर, इस बात के ऊपर ना। तो बात तो होगी, चाहे कोई भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी हो, ये बात हम करेंगे जरूर। इस बात फ़हीम सिद्दीकी, ये मुझे बताइए, ये जब इतना क्लेम कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी गैजेट्स थे और सिलेंडर्स थे, कहीं तो कोई मिलता ना मलबे में। दूसरा पॉइंट रह गया जनाब, क्या विफाक के हवाले करना कराची को अल्टीमेट सोल्यूशन है, हल है? एमकेएम इस वक्त ये लेकर आई, ये क्या चीज है? ये देखिए, ये वो एमकेएम है जो कुछ दिन पहले तक बात कर रही थी कि कराची को सूबा बना दिया जाए, और सूबे की तहरीक लेकर चल रही थी। अब अचानक कौन सा यूटर्न आ गया? अच्छा, पहले उससे पहले कुछ जो सूबे की बात चल रही थी उसके ऊपर इस तरह से इन्होंने एक तरह से पानी डाला कि वो बात ही खत्म हो गई। इतना दबाव आया कि एमकेएम ने कराची को सूबा बनाने के ऊपर बात ही खत्म कर दी। अब वो दूसरी बात लेकर आ गए। मुझे इन बातों से कतन सरोकार नहीं है। मैं इसलिए जो है वो इस पे बात नहीं करना चाहता इस वक्त कि मुझे ये अवामी नुमाइंदों के बयानात तकरीर नहीं लगी, ये सियासतदानों की लगी है जो लाशों पर सियासत करते हैं।
उन्होंने कहा ये वफाक के हवाले कर दें, 18वीं तरमीम के ऊपर बात शुरू हो गई। अब्दुल कादिर पटेल साहब जाके जो है वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री निकाल कर ले आए। शीला रजा साहिबा जो 78 साल पहले न्यूजीलैंड में लगने वाली आग का हवाला देने बैठ गई। वो भाई कौन लोग हो तुम लोग यार, तुम अवामी नुमाइंदे हो, खुदा के लिए शहर के दुख को समझो। वफाक के हवाले करना है या समंदर बुर्द करना है, ये कराची के अवाम पे छोड़ दो भाई। अब खुदा के लिए इस कराची के अवाम को अपना फैसला आप खुद कर लेने दो। ऐसे में ये बहुत हो गई। ऐसे में ठीक है, जरा सियासी शख्सियात को हटाएं, लेकिन बल्दियाती हवाले से मेयर कराची का क्या किरदार रहा, उनका क्या रोल रहा, फिर इंतजामी हवाले से कमिश्नर कराची का क्या रोल रहा? फहीम, आपको मैंने बताया कि कमिश्नर कराची के माते डिप्टी कमिश्नर जो है वो सेल्फ डिफेंस का जो है वो कंट्रोलर होता है। सेफ्टी ऑडिट जो है उसको कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। रिपोर्ट बनी 2 साल से पड़ी रही, ये रोल है। आप पूछ रहे हैं मेयर कराची का क्या रोल रहा, मैंने आपको बताया कि कराची में आखिरी फायर स्टेशन 1987 में बना था। मुर्तजा वहाब साहब को 3 साल हो गए, एक फायर स्टेशन बता दें जो उन्होंने बनाया हो। अब नई बात शुरू हो गई है, मुझे कहने दीजिए ये बात, मुझे कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूं कि मुझे वो मंसूबे नजर आते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नजर आती हैं कि आप ये कह रहे हैं इमदादी कामों का जितना भी वो है वो आप एक इदारे को दे देंगे 1112 के ऊपर। 5 गाड़ियां आपने जो है केएमसी से ली थी फायर ब्रिगेड के ऊपर, इस वक्त आप उसके ऊपर 3000 अपॉइंटमेंट कर चुके हैं 1112 में। फायर ब्रिगेड में जो है आपने अभी तक कोई बंदा नहीं दिया। तो ये क्या है? ये 3000 लोग जो तनख्वाह ले रहे हैं इस वक्त 1112 पे, उन 5 गाड़ियों के ऊपर बैठकर जो केएमसी से आपने ली थी, अब आप जो है एक नई कहानी शुरू कर दी है आपने कि जनाब हम तो रेस्क्यू के तमाम इदारों को एक जगह करने जा रहे हैं। क्या कारकर्दगी है 1112 की, मुझे जरा बता दी। जब से वो बना है उस वक्त से लेकर अब तक आपके पास इस चीज के तो आलात है नहीं कि आप मलबे के नीचे ये जान सकें कि जनाब कोई जिंदा है या कोई मर चुका है। क्या बात करते हैं मुझसे यार, मैं सॉरी जज्बाती हो जाता हूँ। कराची के दुख जो है ना वो बस ये सबका जाहिर है कि जो ये एक बड़ा देरीना मसला है, बड़ा साझा दुख है। लेकिन इक़्तिदार जो ताजिर हैं कराची के, वो ये कहते हैं कि हम टैक्स वफाक को देते हैं और सूबाई गवर्नमेंट जो है वो हमें उसके एवज तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे पा रही। तो ये मतलब टैक्स एक को दे रहे हैं, जिम्मेदारियां आप दूसरे से मांग रहे हैं, सहूलतें, ये भी तो एक बड़ा जस्टिफाइड पॉइंट है ना। ताजरों को बोलता हूँ, जितने ताजिर अभी भी खड़े हैं ना, यार अपनी अपनी मार्केटें ठीक कर लो भाई, बस ठीक है। अगर ऐसा ही करना है ना, आप टैक्स किसी को भी दें। मैं तो ग्राहक था ना, आपकी मार्केट में गया और जल गया। मेरी क्या गलती थी कि आपने एसबीसी वालों को पैसे दिए हुए थे, फायर गजेट नहीं करवाया था, ये नहीं करवाया था, वो नहीं करवाया था। अब आप सब आ गए, अपनी अपनी मार्केटें ठीक कर लें। आप चाहे वो रिजवान इरफान हो, अतीक मीर हो, जमील पराचा हो, कोई भी हो, जाकर अपनी मार्केट ठीक कर लें, खत्म हो गई बात। ठीक कर लें। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। जाहिर है कि इसमें खर्चा होगा ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी भी बहुत सारे इसमें मसले मसाइल हैं। लेकिन मुझे फ़हीम लग रहा है कि फिर चाहे कोई भी सानिया हो, कोई भी इसकी इब्तदाई तहकीकात हो, हतमी तहकीकात हो, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट हो, आखिर में इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कुछ कभी हुआ होता तो आज भी शायद उम्मीद होती, होना हुआ ना कुछ नहीं है। फ़हीम, मैं आपसे 200% मुत्तफिक हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब जो है ना बस हो गई है। अब कराची के साथ जो जुल्म हो रहा है ना उस पर बस कर दीजिए। मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, यानी किसी सियासतदान के जुमले को नहीं कोट करना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप कराची से जितना कमा रहे हैं ना, बिलावल साहब ने जो इस्लामाबाद में पूरा एक शो किया उसमें उन्होंने कहा ना कि कराची से उन्होंने आमदनी $300 मिलियन पर पहुंचा दी है। कौन दे रहा है? वो कराची दे रहा है ना। कराची पे लग कितना रहा है यार। फिर मुझसे एक सवाल आज किसी ने कर लिया कि कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जो है वो अच्छी नहीं है तो उन्हें मजीद कितना वक्त देना चाहिए। मैंने कहा 1700 साल भी दे दोगे ना, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। क्या उन्होंने लाड़काना, दादू, जूही, 7 इनको पेरिस बना दिया है क्या? जो आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो कराची जो एक बिल्डअप शहर था, जो जहां फिर भी जो है वो इसे जो है वो दुनिया के कई तरक्की जितने जो भी हमारे सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स हैं, जो कराची को अपनी जागीर समझती हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। उनसे कराची की आवाम पूछ रही है। इख्तिदार अनवर बहुत शुक्रिया, फ़हीम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जाइएगा मत, क्योंकि एक और अहम चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। मरी और गलियात में बर्फानी तूफान है। मरी जाने वाला रास्ता 17 मील के मुकाम पर बंद कर दिया गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। लेकिन याद करें 7 और 8 जनवरी 2022 की वो रात जब गाड़ियों में सवार 22 से ज्यादा अफराद अपनी गाड़ियों के अंदर ही मुर्दा पाए गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थीं। वो वाकया क्यों और कैसे हुआ,
एक नजर डालते हैं। जनवरी 2022, मरी की वो स्याह रात, जब सफेद बर्फ के बीचों बीच खड़ी गाड़ियों में 22 हंसते बसते इंसान लुक़्मा अजल बन गए। दुनिया को लगा कि वो ठंड से मरे, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा हौलनाक थी। वो ठंड से नहीं, एक ऐसे कातिल से हारे जो नजर आता है न सुनाई देता है। जब आप बर्फ में फंसे होते हैं और सर्दी से बचने के लिए गाड़ी का इंजन और हीटर ऑन करते हैं तो साइंसी मौत का जाल बिछ जाता है। गाड़ी के पीछे जमी बर्फ एग्जॉस्ट पाइप यानी साइलेंसर को मुकम्मल ब्लॉक कर देती है। जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलने के बजाय गाड़ी के निचले हिस्से में जमा हो जाती है। वहां से ये गैस एसी की नालियों और फर्श के सुराखों से खामोशी से गाड़ी के अंदर दाखिल होना शुरू होती है। अब शुरू होता है इंसानी जिस्म के अंदर का मार्का। हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाना है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले में 250 गुना ज्यादा तेजी से खून पर कब्जा करती है, जिससे खून ऑक्सीजन ले जाना बंद कर देता है। आप सांस ले रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग और दिल ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर खामोश हो जाते हैं। इसे कहते हैं अंदरूनी दम घुटना। याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड बेरंग और बेबू गैस है। यह आपको गुनूदगी की ऐसी नींद सुलाती है जिसकी कोई सुबह नहीं होती। इसीलिए नोट कर लें, बर्फबारी में फंस जाएं तो साइलेंसर को बर्फ से महफूज रखें। गाड़ी का शीशा कम से कम 1 इंच खुला रखें। इंजन को मुसलसल ऑन ना रखें, वक्फे वक्फे से चलाएं। जनवरी 2022 मरी का सानेहा हो या जनवरी 2026 कराची का गुल प्लाजा, क्या हमें अपनी हिफाजत सीखने के लिए हमेशा लाशों के ढेर की जरूरत पड़ेगी? इंतजामिया अपनी जगह कसूरवार है, लेकिन आपकी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।